नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। माइकल के पास काफी संख्या में मानव मृतक थे, और नहीं, ऐसा नहीं था कि उसने अंधाधुंध हत्याएं की हों। पहली बात तो यह है कि वह ऑरोरा में ऐसा कर ही नहीं सकता था। वहां उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली लोग मौजूद थे, और हालांकि मूल देश में यह संभव था, बशर्ते उसने अच्छी तरह से योजना बनाए हो। माइकल स्वभाव से हत्यारा नहीं था। इनमें से अधिकांश शव उन दुर्भाग्यशाली आत्माओं के थे जिन्हें हंटर्स गिल्ड ने विभिन्न कार्यों के हिस्से के रूप में उसे सौंप दिया था। डाकू, भगोड़े और इसी तरह के लोग। उनमें से सभी अच्छे लोग नहीं थे। किसी न किसी रूप में उन सभी के हाथ खून से सने थे। और माइकल, जो अब ऐसे तरीकों से काम करता था जिनसे दूसरों को आपत्ति हो सकती थी, वह सब करने को तैयार था जो करना आवश्यक था, बशर्ते कि वह उन सीमाओं को पार न करे जिन्हें वह तोड़ने से इनकार करता था। इस तरह उसने अपने मानव मरे हुए प्राणियों को प्राप्त किया था। वे सभी उच्च कोटि के मनुष्य थे। जिस तरह से वह उन्हें बुला सकता था, उससे ये साबित हो गया ज्यादातर मामलों में माइकल किसी भी मरे हुए प्राणी को विकसित करने की जहमत नहीं उठाता था अगर वह कम से कम उसे पहले बुला नहीं सकता था। दुर्भाग्यवश चूंकि वह हाल ही में अपने विकास अंक बचा रहा था, इसलिए उसके सभी मरे हुए प्राणी अभी तक पूरी तरह से मजबूत नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया जा सकता था। अगर इस बारे में सोचा जाए तो माइकल काफी भाग्यशाली था, एक उच्च कोटि के मानव के रूप में विकसित होने के कारण, जिससे उसके मानव भंडार, उसकी जादुई क्षमताएं, तत्वों के प्रति उसकी आत्मीयता और अन्य चीजों में वृद्धि हुई थी। वह पाताल लोक में एक विशाल मरे हुए दल को बनाए रख सकता था। उत्पत्ति की भूमि में बिताए दिनों में अपार माना शक्ति और कई परीक्षणों और त्रुटियों से लैस होकर वह कुछ ऐसा हासिल करने में कामयाब रहा जिसे उसने कभी अकादमी में प्रवेश करने के बाद ही संभव माना था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे मरे हुओं को बुलाने के लिए अनुष्ठानिक तरीकों की अब आवश्यकता नहीं थी। सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा खुद से कमजोर जीवों से अनुबंध करना ही एकमात्र तरीका नहीं था। उदाहरण के तौर पर उस वर्जित, मन को नियंत्रित करने वाले तंबूदार राक्षस को ही ले लीजिए, जिसे वर्तमान में उसके भंडारण स्थान में बंद कर दिया गया है। इसका दर्जा बहुत ऊंचा था, इसका स्तर भी बहुत ऊंचा था, और चूंकि वह प्राणी इतना दुर्लभ था, इसलिए माइकल उसे पुनर्जीवित करने का जोखिम हल्के में नहीं लेना चाहता था। अगर वह 3 बार असफल हो जाता तो बात यही खत्म हो जाती। वह इस बात का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक वह इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह अपने चरम पर मौजूद प्राणी को आसानी से पछाड़ सके। और ऐसा शायद जल्द ही होने वाला नहीं था। ताकत का मतलब हमेशा युद्ध क्षमता होना जरूरी नहीं था। इसके अलावा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। माइकल ने गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित किया। एक एक करके उसने हाथ बढ़ाया, मानसिक संपर्क के उस पतले चांदी जैसे धागे को फैलाते हुए, जब तक कि सभी 5 मरे हुए लोग उसकी चेतना से जुड़ नहीं गए। यह अनुभव अजीब था। वह उन्हें महसूस कर सकता था। प्रत्येक मन एक खाली पात्र की तरह था जो पूरी तरह से ग्रहणशील था, कभी प्रतिरोध नहीं करता था। और 5 कनेक्शन एक साथ सक्रिय होने पर भी यह मुश्किल नहीं था। दरअसल मुझे बिल्कुल भी तनाव महसूस नहीं हुआ। वह आश्चर्य से एक बार पलकें झपकाईं। यह टेलीपैथी का बुनियादी स्तर का अभ्यास था। उसने मान लिया था कि 1 या 2 से अधिक मरे हुओं से जुड़ना जल्दी ही थका देने वाला हो जाएगा, कि कौशल में उसकी निपुणता के स्तर के आधार पर अंतर्निहित सीमाएं होंगी। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वह गलत था। यदि कोई सीमा थी तो वह कौशल द्वारा स्वयं निर्धारित नहीं थी, यह उनके द्वारा लागू किया गया था। माइकल ने प्रयोगात्मक रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया और बारी बारी से प्रत्येक मृत प्राणी को विचारों की एक संक्षिप्त तरंग भेजी। स्पार्टन को और उसके सामने खड़े 5 नए प्राणियों को। उन सभी ने एक साथ प्रतिक्रिया दी, बिना किसी झिझक के उसकी पुकार को स्वीकार किया। उसके सीने में धीरे धीरे विस्मय की भावना घर कर गई। तो असली सीमा कौशल की महारत नहीं थी। ये वही कारक था जिसने सबसे पहले ये निर्धारित किया कि वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को कितनी दूर तक भेज सकता है। उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर। उसकी टेलीपैथी की क्षमता किसी मनमानी सीमा के बजाय उसकी धारणा की पहुंच पर निर्भर करती है। ये पहले ही साबित हो चुका था। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समवर्ती कनेक्शनों की संख्या समान थी। जब तक उसका दिमाग इसे संभाल सकता था, कोई सीमा नहीं थी। माइकल के होंठ हल्के से मुड़े। दिलचस्प, ये तो अभी शुरुआत ही थी। अगर बुनियादी महारत हासिल करने पर टेलीपैथी का अनुभव ऐसा होता है, तो वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि मध्यवर्ती या उन्नत महारत हासिल करने पर यह कैसा होगा। या उसने खुद को सोचने की इजाजत दी। पूर्ण महारत हासिल कर ली थी। एक ऐसा कौशल जो उसके दिमाग के साथ साथ विकसित हो सकता है और उसकी अपनी क्षमता के अलावा किसी भी चीज से बंधा नहीं होगा। और शायद एक दिन ... उसे अंधेरे में खड़े होकर अपने आधे अधूरे मरे हुए सैनिकों को निर्देश देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह एक ही समय में हर जगह हो सकता था। माइकल ने एक और लंबी सांस ली और महसूस किया कि उसका दिल धीरे धीरे एक स्थिर, उद्देश्यपूर्ण लय में धड़कने लगा है। उसने एक एक करके 5 कवचधारी मरे हुओं को उनका पहला आदेश दिया। मैदान का चक्कर लगाओ। अगर तुम्हें कुछ भी मिले, कुछ भी, तो मुझे बता देना। 6 मौन मनों ने एक साथ उत्तर दिया। उन्हें उनसे जरा भी डर नहीं था, इसमें कोई शक नहीं, केवल आज्ञा पालन। जैसे ही मरे हुए लोग अंधेरे में बिखर गए, माइकल ने अपनी आंखें बंद कर ली और हर जुड़ाव के धागे के साथ अपनी धारणा का विस्तार किया। पहले तो उसे बस वही शांत खालीपन महसूस हुआ, उन दिमागों का खालीपन जो आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने लिंक पर और दबाव डाला, उसका परीक्षण करते हुए, आधे मन से यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने मरे हुए साथी की आंखों से देख पाएगा। कुछ नहीं। माइकल की भौहें तन गईं। वह उनके आर पार नहीं देख सकता था।
वह उनके शरीर की संवेदनाओं को भी महसूस नहीं कर सकता था क्योंकि वे मृत थे। वे शारीरिक संवेदनाओं से रहित थे। वह इस सीमा को पहले से जानता था, टेलीपैथी उसे केवल विचार जैसी लगती थी। फिर भी माइकल को अपनी एक और खूबी याद आई, इंद्रियों को साझा करना। यदि वह ऐसा करता तो वह अपनी दृष्टि को एक ही मृत प्राणी से इस प्रकार जोड़ सकता था मानो वह उसका अपना शरीर हो। वह शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन वह देख सकता था कि वह शरीर क्या देख रहा है। अगर वह कोई जीवित प्राणी होता तो वह भी वही महसूस करता जो वे महसूस करते। जैसे जैसे माइकल इस मानसिक जुड़ाव की सीमाओं का परीक्षण कर रहा था, वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या टेलीपैथी से भी यही काम हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि यह संभव होना चाहिए। आखिरकार अगर संबंधों की संख्या उसकी बुद्धि की शक्ति पर निर्भर करती है तो शायद यही बात प्रत्येक संबंध की गहराई पर भी लागू होती है। उसने ध्यान केंद्रित किया और एक लंबी स्थिर सांस ली। अपने मन की कल्पना में वह न केवल स्पार्टन तक पहुंचा बल्कि उसके माध्यम से भी पहुंचा, अपनी इंद्रियों को उस जुड़ाव के धागे के साथ प्रवाहित करने की इच्छा रखते हुए। फ्रीवे नॉवल। एक पल के लिए कुछ भी नहीं था। तब अजीबोगरीब धुंधली यादों का सैलाब, एक ऐसा अंधकार जो उसका अपना नहीं था। ये स्पष्ट नहीं था, ये शेरिन सेंसस जितना जीवंत नहीं था, लेकिन कुछ तो था। माइकल का दिल एक बार जोर से धड़का। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो अगर वह इसे और आगे बढ़ाए तो टेलीपैथी लगभग इंद्रियों को साझा करने की क्षमता की नकल कर सकती है। उसे संदेह था कि यदि उसका कौशल अधिक मजबूत होता या यदि उसका दिमाग इस काम में अधिक अभ्यस्त होता तो वह स्पार्टन द्वारा किए गए हर काम को ऐसे देख पाता जैसे वह उसे अपनी आंखों से देख रहा हो। और अगर यह सच होता तब इस कौशल की क्षमता उनकी प्रारंभिक कल्पना से कहीं अधिक थी। धुंधली काली सफेद दृष्टि के बार बार झिलमिलाने और गायब होने के बावजूद माइकल को एक शांत संतुष्टि का अनुभव हुआ। हो सकता है कि वह खुद नीलामी घर में वापस जाने में सक्षम न हो पाता, लेकिन वह शक्तिहीन नहीं था। माइकल ने धीरे से सांस ली, अपने चारों ओर रात का एहसास किया और अपनी इच्छा शक्ति के सभी 6 धागों को एक ही मौन आदेश में केंद्रित किया। मेरे लिए कुछ भी, कोई भी चीज ढूंढो। उन 6 दिमागों को एक के रूप में स्वीकार किया गया और माइकल ने महसूस किया कि वे मूक परछाइयों की तरह सभी दिशाओं में बिखर गए। पहले तो उसने अपनी धारणा को स्थिर रखा, धुंधली अधूरी छाप को वापस अपने पास आने देने में संतुष्ट रहा। लेकिन फिर 1 मिनट से भी कम समय बाद कुछ बदल गया। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, इतना सूक्ष्म कि वह लगभग इसे पहचान ही नहीं पाया। स्पार्टन की इंद्रियों के पीछे धुंधला अंधेरा जो रात से मुश्किल से अलग पहचाना जा सकता था, तेज होने लगा। किनारों को स्पष्ट किया गया। आकृति का अस्पष्ट बोध एक झाड़ी की स्पष्ट रूपरेखा में तब्दील हो गया। परछाइयां धीरे धीरे गहरे काले और भूरे रंग के विभिन्न शेड्स में बदल गईं। माइकल की आंखें झट से खुल गईं। वह शेयरिंग सेंसस का उपयोग नहीं कर रहा था, उसने इसे बिल्कुल भी सक्रिय नहीं किया था, लेकिन दृष्टि लगातार स्पष्ट होती गई। दुनिया अपने आप में स्पष्ट विवरण के साथ सामने आने लगी। उनकी नाड़ी की गति थोड़ी सी बढ़ गई। क्या वह स्पार्टन द्वारा देखी गई हर चीज को उतनी ही स्पष्टता से देख सकता था जितनी स्पष्टता से वह खुद अपनी आंखों से देख सकता था? यह तो इंद्रियों को साझा करना नहीं है, उसने स्तब्ध होकर सोचा। यह तो टेलीपैथी। उसने कोई और कौशल नहीं दिखाया था। इस समय उसके और उसके मरे हुए साथियों के बीच की दूरी को देखते हुए इंद्रियों को साझा करना भी संभव नहीं होगा। फिर अचानक उसे एक एहसास हुआ जैसे शांत पानी में पत्थर गिर गया हो। यह वह व्यक्ति नहीं था। माइकल के दिमाग में हलचल हुई और उसने कुछ पुष्टि करने के लिए अपनी स्थिति के बारे में बताया। टेलीपैथी मध्यवर्ती दक्षता प्रवीणता 0%। भौतिक इंद्रियों पर निर्भर किए बिना एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक विचारों या सूचनाओं को सीधे प्रसारित करने की क्षमता। इस स्तर पर कौशल साधारण मानसिक संचार से कहीं आगे निकल जाता है। उन्नत संवेदी अभिसरण उपयोगकर्ता किसी भी जुड़े हुए प्राणी की इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को पूर्ण स्पष्टता के साथ अनुभव कर सकता है, मानो वह स्वयं उस प्राणी के शरीर में प्रवेश कर रहा हो। अब आंशिक छापों या धुंधली छायाओं तक सीमित नहीं, दृष्टि, श्रवण और यहां तक कि स्थानिक जागरूकता की सूक्ष्मताओं को भी पूरी तरह से दोहराया जाता है। निर्देशित बोध उपयोगकर्ता प्रत्येक कनेक्शन के लिए ये चुन सकता है कि किन इंद्रियों को साझा करना है या दबाना है, जिससे उन्हें अत्यधिक इनपुट को फिल्टर करने की अनुमति मिलती है। प्रक्षेपित भ्रम उपयोगकर्ता किसी जुड़े हुए लक्ष्य के मन में वास्तविक या झूठी संवेदी जानकारी प्रक्षेपित कर सकता है, जिससे उनकी वास्तविकता की धारणा को आकार दिया जा सकता है। इसके माध्यम से मृत आत्माओं या किसी भी जुड़े हुए विषय को ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई दे सकती हैं जो अस्तित्व में नहीं है, जिससे छल या बेहतर समन्वय संभव हो पाता है। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी कुशलता में बिना उसे एहसास हुए ही सुधार आ गया था। यह अब तक का सबसे तेज समय था जब उन्होंने किसी कौशल को अगले स्तर तक पहुंचाया था। लेकिन ऐसा क्यों है? माइकल को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या इसका संबंध टेलीपैथी के सरल दायरे से परे जाने के उसके जानबूझकर किए गए प्रयास से था। माइकल ने अपनी निगाहें अपने बगल में लेटी 2 महिलाओं पर टिका दी। उनकी सांसें स्थिर थीं, निब्जें शांत थीं। दोनों में से कोई भी हिली डुली नहीं। वे सुरक्षित थे, कम से कम अभी के लिए। माइकल ने अपना ध्यान वापस उन कड़ियों पर केंद्रित किया और स्पार्टन की आंखों से देखा कि कैसे मरे हुए लोग नीलामी हॉल की परिधि के चारों ओर घूम रहे थे। सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था, घास का हर तिनका, हवा की हर हलचल। काला और सफेद, पूरी दुनिया एकदम विपरीत रंगों में उभर रही थी। मरे हुओं का दृश्य उसकी अपनी जीवित दृष्टि से अलग था, लेकिन किसी तरह अधिक सटीक था। कोई रंग नहीं था, कोई गर्माहट नहीं थी। मृतकों की आंखों से देखने पर दुनिया शुद्ध आकृतियों और गति का स्थान थी, एक ऐसा परिदृश्य जो मूलभूत तत्वों तक सीमित था। उसने स्पार्टन को जागीर के किनारे पर बनी एक नीची दीवार तक ले जाकर उसके ऊपर से झांका और उसके पार बिछी पत्थर की सड़क का जायजा लिया। उसने सहजता से अपना दृष्टिकोण बदल लिया। उसकी चेतना दूसरी ओर झाड़ियों के बीच से फिसलते हुए एक अन्य मरे हुए प्राणी पर केंद्रित हो गई। यह परिवर्तन पलक झपकने जितना सहज था।
माइकल के होंठ हल्के से मुड़े। उसे लगा कि यही एक जादूगर के लिए टेलीपैथी की असली शक्ति है। केवल संवाद ही नहीं बल्कि सर्वव्यापी उपस्थिति। वह एक ही समय में कहीं भी हर जगह हो सकता था। और यह केवल मध्यवर्ती स्तर की दक्षता थी और उनकी वर्तमान सीमा थी। उसने बारी बारी से प्रत्येक पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित किया, विभिन्न दृष्टिकोणों से जानकारी जुटाई और उनका आपस में मिलान किया। घास में कोई अनुष्ठानिक घेरा नहीं था, दीवारों के पीछे कोई गुप्त जादूगर दुबके नहीं थे। उन्हें धीरे धीरे एक तरह की राहत महसूस होने लगी। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। माइकल नीलामी स्थल पर लौटने के लिए तैयार था। चूंकि बाहर कोई समस्या नहीं थी, इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि अंदर कोई समस्या थी। माइकल ने अपना नजरिया फिर से स्पार्टन की नजरों से देखना शुरू किया। आंगन के ठीक बाहर मरे हुए लोग खड़े थे। आगे बढ़ो, उसने आदेश दिया। स्पार्टन ने बिना किसी झिझक के आज्ञा का पालन किया। धीरे धीरे कवचधारी मरे हुए लोग उस पत्थर की पक्की सड़क को पार करने लगे जो मुख्य प्रवेश द्वार को घोड़ागाड़ी पार्क से जोड़ती थी। माइकल को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि इस भ्रम का प्रभाव नीलामी कक्ष से कहीं अधिक व्यापक था। चौड़ी सड़क पर सन्नाटे में सन्नाटा पसरा हुआ था और जगह जगह आकृतियां दिखाई दे रही थीं। एक नौकर, जिसका एक हाथ टोपी ठीक करने के लिए उठा हुआ था और मुंह आधा खुला हुआ था, जो शायद अभिवादन का संकेत था, एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। एक आलीशान गाड़ी के बगल में लंबे कोट पहने दो लोग खड़े थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक के हाथ में बही खाता था जबकि दूसरा हॉल की ओर इशारा कर रहा था। दोनों में से किसी ने पलक भी नहीं झपकाए। आगे चलकर एक कोच चालक लगाम पर झुका हुआ बैठा था। उसका सिर थकावट भरी नींद में डूबा हुआ सा लग रहा था। उसके घोड़े टिमटिमाती लालटेन के नीचे गतिहीन खड़े थे। जी हाँ, जानवरों को भी नहीं बख्शा गया। माइकल को अपने दिमाग के पिछले हिस्से में एक सिहरन महसूस हुई, हालांकि वह जानता था कि ठंड वास्तविक नहीं थी। उसने स्पार्टन को आगे बढ़ाया, हर कदम पूर्ण शांति में गूंज रहा था। पहली गाड़ियों के आगे, जमे हुए परिचारकों के आगे, स्पार्टन उस बिंदु पर पहुंच गया जहां माइकल के अपने पदचिह्नों से भीगी हुई पथरीली सड़कों पर खरोंच पैदा कर रहे थे, चौड़े कदम, कुचली हुई घास और टूटे हुए तख्तों का निशान, जब वह शरीर के बल पर फाटक से अंदर घुसा था। आगे भव्य प्रवेश कक्ष था जो लालटेनों से जगमगा रहा था। स्पार्टन, उसने कल्पना की, अपने दिमाग को पूरी तरह से मरे हुए लोगों की धारणा में डूबने दिया। प्रवेश करो। कवचधारी आकृति बिना रुके आगे बढ़ी और दहलीज पार कर गई। वह चौड़े प्रवेश द्वार को पार कर गया। माइकल जहां भी देखता, लोग अपनी जगह पर जमे हुए थे। और फिर एक के बाद एक स्पार्टन के पीछे 5 अन्य कवचधारी आकृतियां प्रकट हुई। माइकल के बाकी मरे हुए लोग भी आ चुके थे, पूरी खामोशी से चलते हुए। उनके भारी जूतों से बेदाग संगमरमर के फर्श पर कोई निशान नहीं पड़ रहा था। कुछ क्षणों के लिए माइकल ने उन्हें बस वहीं खड़े रहने दिया। वे एक ढीले अर्धवृत्त में व्यवस्थित थे। वह उनके ध्यान के भार को महसूस कर सकता था, एक खालीपन जो आदेश से भरे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में उसने आदेश दिया, सब कुछ तलाशी लो। उसकी मानसिक आवाज जितनी शांत थी उतनी ही ठंडी भी थी। हर कमरा, हर कोना, अगर कोई सक्रिय जादू टोना है, कोई छिपी हुई शक्ति है, तो मैं जानना चाहता हूँ। 6 मौन मनों ने एकमत होकर आदेश को स्वीकार कर लिया। 5 मरे हुए प्राणी एक सुनियोजित तरीके से फैल गए। प्रत्येक ने एक अलग दरवाजे से प्रवेश किया और इमारत के भीतर गहराई में गायब हो गए। माइकल ने स्पार्टन की इंद्रियों के माध्यम से अपनी चेतना को वापस स्थिर होने दिया। उसके सामने विशाल प्रवेश कक्ष फैला हुआ था जो जमे हुए लोगों की आकृतियों के अलावा खाली था। उन्होंने उन्हें काफी देर तक गौर से देखा और फिर अचानक ही एक विचार उसके मन में कौंध गया, शांत, कपटी। एक ऐसा एहसास जिसे उसने अभी तक खुद को सोचने की इजाजत नहीं दी थी। तकनीकी रूप से उसने धीरे से सोचा, मैं ही यहाँ अकेला हूँ जो हिल डुल सकता है। उसकी निगाहें शांत हॉल, समृद्ध टेपेस्ट्री, चमचमाते स्तंभों और धन के भव्य प्रदर्शनों पर घूम गईं। नीलामी के लिए लाई गई कुछ वस्तुएं अभी भी अपने चबूतरे और मखमली चादर से ढकी मेजों पर ही सजी हुई थीं। उसे बस चलकर जाने और उन्हें ले जाने से कोई नहीं रोक सका। और जितनी देर वह वहां खड़ा रहा, उस विचार को खारिज करना उतना ही मुश्किल होता गया। उच्च श्रेणी का जादुई स्क्रॉल, एक ऐसी वस्तु जो रैंक 3 अवेकनिंग या किन रैंक कल्टीवेटर की क्षमताओं के बराबर शक्तिशाली हो। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। या फिर वह चमत्कारिक फल जो 300 साल का जीवन प्रदान कर सकता है और इससे भी बढ़कर ये शरीर को मजबूत कर सकता है और मांस को परिष्कृत करके एक साधारण व्यक्ति को लगभग अलौकिक स्तर तक पहुंचा सकता है। माइकल ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और अपने गले में अपनी नब्ज की धड़कन को महसूस किया। वह खुद को संत नहीं समझता था। यहाँ सब कुछ, तकनीकी रूप से ये सब मेरे लिए सुलभ है। उसके दिमाग में एक साथ दर्जनों तर्क उभरने की कोशिश कर रहे थे। ये चोरी थी, ये लापरवाही भरा कदम था। उसे डर था कि अभी कुछ भी करने से ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उनके भीतर का एक दूसरा हिस्सा तार्किक रूप से सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। उसे कोई रोक नहीं सकता था। किसी को पता भी नहीं चलेगा जब तक कि वह खुद न बताए या संदेह होने पर स्वीकार न कर ले। उसके मरे हुए सैनिक गलियारों में घूमते हुए खोजबीन कर रहे थे। दूसरी ओर माइकल खड़ा था और उस पर चुनाव का बोझ भारी पड़ रहा था। उसने सोचा, अगर हर गवाह सपने में फंसा हो तो क्या ये वाकई चोरी होगी। यह विचार उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। ये बात उसके मन के भीतर एक बीज की तरह बस गई जो धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगी। माइकल ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अंततः माइकल ने उस विचार को भुला देने का फैसला किया। ये राजधानी थी, वह यहाँ मौजूद सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक हो सकता है, लेकिन फिर भी वह शीर्ष पर नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। इस शहर में ऐसे लोग थे जो उसकी हद पार करने पर एक ही शब्द से उसका जीवन तबाह कर सकते थे।
अगर वह यहाँ लालच में पड़ गया और इसकी वजह से वह गंभीर मुसीबत में फंस गया तो ये सब करना व्यर्थ होगा। वह बहुत कुछ झेल सकता था, लेकिन राजधानी में गलत सत्ता से टकराने से उसकी जान जा सकती थी, इससे पहले कि उसे समझ भी आए कि उसने क्या किया है। माइकल ने एक लंबी सांस छोड़ी, जिससे उसके सीने में उठ रही बेचैनी शांत हो गई। नहीं, यह इसके लायक नहीं था, पर तब भी अगर उसे कोई ऐसी चीज दिखती जो उसे पसंद आती, कोई ऐसी चीज जिसे वह सचमुच चाहता हो या जिसकी उसे जरूरत हो, तो वह उसे लेने से इनकार नहीं करता। कम से कम इस बात को तो वह स्वीकार कर सकता था, ऐसा उसने तय किया। इसे सांत्वना शुल्क कह सकते हैं। अगर इस बेतुकी गड़बड़ी ने उसे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया होता और उसे खंडहरों से कुछ मूल्यवान चीज निकालने का मौका दिया होता, तो वह मुआवजा स्वीकार करने में अपराधबोध महसूस नहीं करता। उसके होठों पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान झलक उठी। वह कई गुणों वाला व्यक्ति था, लेकिन भोलापन उनमें से एक नहीं था। उसके मरे हुए साथी चुपचाप अपनी खोज जारी रखते रहे, उनके दिमाग खाली पात्रों के एक तारामंडल की तरह उससे जुड़े हुए थे। माइकल ने उस विचार को मन में बसने दिया और फिर उसे धीरे धीरे लुप्त होने दिया। उसकी जगह एक अधिक शांत एकाग्रता ने ले ली। एक बार में एक चीज। उसने अपना पूरा ध्यान स्पार्टन शैली पर केंद्रित कर लिया और एक निर्जीव दृष्टिकोण में जीने की परिचित विसंगति को महसूस किया। उसके चारों ओर काले और सफेद रंग की स्पष्टता फैल गई, हर परछाई तलवार की धार की तरह तेज थी। स्पार्टन भव्य प्रदर्शनों और स्थिर भीड़ को पार करते हुए नीलामी हॉल में और गहराई तक चला गया। एक एक करके कमरे, एक एक करके गलियारे, माइकल के अन्य मरे हुए लोग व्यवस्थित और निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन्हें उनकी प्रगति अंधेरे में दूर से आती दिल की धड़कनों की तरह महसूस हो रही थी। पश्चिमी विंग में रहने वाला एक व्यक्ति नौकरों की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा था। एक अन्य व्यक्ति बंद दरवाजों से घिरी एक बगल की गलियारे से निकल गया। एक तीसरे व्यक्ति ने टेपेस्ट्री को पार किया, लेकिन स्पार्टन ने ही उनका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया। माइकल ने उसे मुख्य हॉल के अंत में स्थित चौड़े मेहराब की ओर निर्देशित किया। उसके आगे एक नीचे की ओर जाने वाला मार्ग था, तहखाना। इस आकार की हर संपत्ति में एक तिजोरी या भंडारण कक्ष होता था और नीलामी घर भी इसका अपवाद नहीं था। स्पार्टन जल्द ही तट पर पहुंच गए। माइकल ने उसे आगे बढ़ाया और वह बक्सों और बंद अलमारियों की कतारों को पार करता हुआ आगे बढ़ा। और फिर सबसे आखिरी पंक्ति के ठीक आगे उसने उन्हें देखा। 6 अंकों की संख्या। वे एक ढीले अर्धवृत्त में खड़े थे, उनके पैरों के चारों ओर उनके वस्त्र इस प्रकार एकत्रित थे मानो परछाइयां कपड़े में जम गई हो। वस्त्रधारी आकृतियों में से एक आकृति एक उतले तांबे के पात्र के ऊपर खड़ी थी, जिससे ठंडी हवा में हल्की भाप निकल रही थी। बाकी लोग फर्श पर खींची गई रेखाओं की श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जिसकी रेखाएं मकड़ी के जाले की तरह जटिल थीं। उनके चेहरे हुड के नीचे छिपे हुए थे और हालांकि उनमें से किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा, माइकल को अपने भीतर दृढ़ विश्वास महसूस हुआ। ये लोग भ्रम के शिकार नहीं थे, वे ही इसके निर्माता थे। माइकल ने स्पार्टन की ठंडी, बिना पलक झपकाए निगाहों से सब कुछ देखा। 6 वस्त्रधारी आकृतियां, तो वे हमेशा से यही थे। माइकल ने उन्हें ध्यान से देखा। हालांकि उनमें से कोई भी नहीं हिला, फिर भी वह उनकी छाती के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को देख सकता था। उसके दिमाग के तर्कसंगत हिस्से ने तुरंत फुसफुसाया कि उसे अभी हमला करना चाहिए, उन्हें प्रतिक्रिया करने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए और पूरी इमारत को जकड़े हुए जादू को तोड़ देना चाहिए। लेकिन माइकल हिला तक नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक लंबी, धीमी सांस ली और खुद को शांत किया। इस कमरे, उसकी निगाह अनुष्ठानिक व्यवस्था से हटकर दीवारों पर सजी हुई बक्सों और अलमारियों पर पड़ी। उसने लोहे के ताले लगे तिजोरियां, मखमल से ढके स्टैंड जिन पर रेशम में लिपटी कलाकृतियां रखी थीं, और कुलीन परिवारों की मोम की मुहरों वाले संदूक देखे। यहीं पर वे नीलामी का सामान रखते होंगे। माइकल ने एक शांत, लगभग मनोरंजक स्वीकृति का भाव महसूस किया। संकट की स्थिति में भी उसका एक हिस्सा अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि वह क्या बचा सकता है, लेकिन वह इतना लापरवाह नहीं था कि 6 अंकों की रकम से अपना ध्यान पूरी तरह हटा ले। माइकल ने अपनी दृष्टि को इमारत में बिखरे हुए अन्य 5 मरे हुओं में समाहित कर लिया। उसने एक एक करके उन्हें चुपचाप तिजोरी की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। थोड़ी ही देर में उनमें से आखिरी व्यक्ति भी मेहराबदार रास्ते से निकलकर स्पार्टन के बगल में आकर खड़ा हो गया। अच्छा, उसने सोचा, अगर वे जरा सा भी हिले डुले तो मुझे पता चल जाएगा। 6 मरे हुए लोगों का 6 इंसानों से मुकाबला जीत की गारंटी नहीं था, उसे इस बारे में कोई भ्रम नहीं था। इन वस्त्रधारी आकृतियों में से कोई भी उनसे अधिक शक्तिशाली जादूगर हो सकता है, लेकिन 6 उच्च कोटि के मनुष्यों का अचानक हमला, जो सभी अरोरा की आयामी दरारों के कारण कम से कम 15वें स्तर तक पहुंच चुके थे, काफी शक्तिशाली था। इसका प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए 6 को हमले के लिए तैयार रहना होगा, और फिलहाल वे अपने जादू को बरकरार रखने के अलावा किसी और चीज के लिए तैयार नहीं दिख रहे थे। माइकल ने अपनी चेतना को सभी 6 दृष्टिकोणों पर केंद्रित किया, कमरे के हर कोण को ध्यान में रखते हुए, बाहर निकलने वाला हर गलियारा, बक्सों के पीछे छिपा हर कोना। यह एक अजीब अनुभव था, ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही समय में हर जगह मौजूद हो, जैसे कोई एक ही दिमाग 6 मूक शरीरों में निवास कर रहा हो। यह वास्तविक दुनिया में उसकी उंगलियां उसके घुटने पर फड़फड़ा रही थीं। सर्वव्यापी होने का अनुभव कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उन्होंने इसमें ज्यादा देर तक लिप्त नहीं रहे। उन्होंने अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया। माइकल ने अपना ध्यान फिर से तिजोरी में रखे खजानों पर केंद्रित किया। वह खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था, इन सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वह इन 6 लोगों को जो भी वे कर रहे थे उसे जारी रखने के लिए अकेला भी नहीं छोड़ने वाला था। पहरेदारी करो, उसने मौन रूप से आदेश दिया। उसकी मानसिक आवाज 6 दिमागों में गूंज उठी। अगर वे हिले तो उन्हें तुरंत मार डालो। 6 निरर्थक धन्यवाद संदेश लहरों की तरह वापस लौटे। उसने महसूस किया कि उसकी छाती में तनाव थोड़ा कम हो गया है। तभी उसने अपने अगले कदम पर विचार करने की अनुमति दी। माइकल ने अपने विचारों को स्थिर किया।
उस अमर प्राणी की आंखों के माध्यम से तिजोरी उसके सामने सटीक विवरण के साथ खुल गई। मृतकों की एक रंगी दृष्टि की विशेषता ये थी, जहां न तो कोई गर्माहट थी और न ही कोई रंग, वहीं मानो स्वयं माना ऊर्जा दृश्यमान प्रतीत होती थी। जहां कहीं भी मंत्र एकत्रित होते थे या मंत्र स्थिर होते थे, वहां की हवा पारदर्शी हो जाती थी, मानो भट्टी के ऊपर की गर्मी की तरह लहराती हो। और उस ठंडे रंगहीन दृश्य में यह पहचानना आश्चर्यजनक रूप से आसान था कि कौन सी वस्तुएं निष्क्रिय थीं और कौन सी वस्तुएं कुछ सक्रिय शक्ति का विकिरण कर रही थीं। उसने अपनी दृष्टि को तिजोरी के चारों ओर घुमाया और माना कि हर झलक को सूचीबद्ध किया। दुर्भाग्यवश काफी खोजबीन के बाद माइकल को निराशा ही हाथ लगी। अगर यह वास्तव में नीलामी का मुख्य तहखाना था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश वास्तव में मूल्यवान वस्तुएं पहले ही बाहर निकाल ली गई थी या कहीं और रख दी गई थी। उनकी निगाहें कहीं और टिक गईं। नीलामी कोष, धन, शायद इसका बहुत बड़ा हिस्सा। माइकल कुछ पल चुप रहा, सोचता रहा, लेकिन जितनी देर तक वह तिजोरियों को देखता रहा, वह उसे उतना ही कम आकर्षक लगने लगा। अगर वह यहाँ कुछ लेने वाला था, तो वह जोखिम उठाने लायक होना चाहिए था। एक अद्वितीय उपयोगिता वाली जादुई कलाकृति, एक ऐसा ग्रंथ या अवशेष जिसे वह बाद में आसानी से खरीद नहीं सकता था। सोना, बस सोना ही था। और अगर वह ईमानदार होता, तो वह इतना हताश नहीं था कि महज सिक्कों के लिए राजधानी में किसी खजाने को लूट ले। अगर वह ऐसा करने वाला था, तो वह इसे बड़े पैमाने पर करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यह ऐसा काम हो जिसका आसानी से पता न लगाया जा सके कि वह उससे जुड़ा है। इसके अलावा उसने एक छोटी सी आह भरते हुए सोचा, अगर मुझे सोने के सिक्कों से ही संतोष करना पड़ेगा, तो ये थोड़ी मात्रा में नहीं होगा। सिक्के बेशक प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन लगभग कम प्रभावशाली थे। बेशक वे मूल्यवान थे, लेकिन उनमें किसी असाधारण खोज की चमक नहीं थी। वह कोई मामूली चोर नहीं था। उच्च कोटि का वह ग्रंथ और चमत्कारिक फल कहीं अधिक आकर्षक थे, लेकिन उनमें जोखिम भी बहुत अधिक था। न केवल परिणामों के लिहाज से, बल्कि उनके संभावित मूल्य के लिहाज से भी, न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। वह ग्रंथ निर्णायक साबित हो सकता था। अगर वह उसे हासिल कर लेता, तो शायद वह इस दुनिया में वास्तविक शक्ति के करीब पहुंच जाता। और चमत्कारिक फल, हालांकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके किसी करीबी को इसके जीवनवर्धक गुणों से बहुत लाभ मिल सकता था। दुर्भाग्य से अंततः माइकल ने अपने पहले के फैसले पर ही सहमति जताई। उसके मन में ये रेखा खींचना काफी आसान था, और इससे वह बेचैन प्रवृत्ति शांत हो गई जो इस जगह में प्रवेश करने के बाद से उसे परेशान कर रही थी। उसका ध्यान फिर से वस्त्रधारी 6 आकृतियों पर केंद्रित हो गया। स्पार्टन की आंखों के जरिए माइकल ने बारी बारी से प्रत्येक आकृति का अध्ययन किया। माइकल को नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह एक बेसिन वाला था। फिर लिंक के पार एक मौन स्पंदन के साथ माइकल ने अपने मरे हुए सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। कवचधारी 6 आकृतियां एक साथ आगे बढ़ीं। पास ही मौजूद एक मरे हुए प्राणी ने चोगा पहने पहले जादूगर की खोपड़ी पकड़ ली और उसे मरोड़ दिया। कोई हैरानी नहीं हुई, बस एक धीमी सी चरमराहट की आवाज आए और आदमी की गर्दन साफ साफ टूट गई। एक अन्य मरे हुए प्राणी ने दूसरे को दोनों कंधों से पकड़कर जोर से एक तरफ झटका दिया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। तीसरा लबादा पहने हुए प्राणी गर्दन के निचले हिस्से पर पड़े एक करारा प्रहार से बेजान होकर गिर पड़ा। चौथे और पांचवें की मौत लगभग एक ही क्षण में हुई। एक का गला लोहे की मुट्ठी के नीचे कुचल दिया गया, दूसरे की खोपड़ी एक घूंसे से चकनाचूर हो गई। केवल नेता ही शेष रहा। माइकल की चेतना पानी की तरह उन 6 शरीरों में प्रवाहित हो रही थी। स्पार्टन आगे बढ़ा, लोहे का दस्ताना फैला हुआ था। एक ही झटके में उसने नेता की बांह पकड़ ली और उसे पीछे की ओर तब तक खींचा जब तक कि कंधे का जोड़ एक हल्की सी गीली आवाज के साथ टूट नहीं गया। उस आदमी की सांस अटक गई, कोई चीख नहीं निकली, शरीर की सहज प्रतिक्रिया, बिना चेतना के भी, और उसका शरीर वहीं पर कांपने लगा। एक दूसरे मरे हुए प्राणी ने उसकी दूसरी भुजा को पकड़ लिया और वही किया। जल्द ही उसके दोनों अंग बेजान होकर लटकने लगे। इसके बाद माइकल ने अपना ध्यान फर्श पर बने अनुष्ठानिक घेरे की ओर मोड़ा और जब उसने देखा कि वह अभी भी चल रहा है, तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अच्छा, उसने सोचा, माइकल नहीं चाहता था कि यह अभी खत्म हो। यह उसके अभी अभी किए गए कार्यों से संबंधित था। माइकल ने वास्तविक दुनिया में अपने हाथों को हिलाया और अपने अंदर एक शांत संतुष्टि का अनुभव किया। शवों को ले जाना काफी आसान होगा। वह स्पार्टन और 2 अन्य लोगों से शव उठवाएगा। नेता को वह जिंदा ही ले जाएगा। कुछ सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। यही जगह क्यों? इसका आदेश किसने दिया? इस मायाजाल का मकसद सिर्फ चोरी से परे क्या था? माइकल को अपनी जान को खतरे में महसूस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिससे वह काफी नाराज हो गया था। और जवाब आने के बाद वह उस आदमी को मार डालेगा और उसका पालन पोषण करे। उसे एक मरे हुए प्राणी के रूप में जीवित करो, क्योंकि माइकल चाहे जो भी महसूस करे, वह इस सरल निर्मम सत्य को नकार नहीं सकता था। 6 वस्त्रधारी व्यक्तियों ने उसे और इस स्थान पर मौजूद अन्य सभी द्वितीय श्रेणी के शक्तिशाली व्यक्तियों को पूरी तरह से असहाय अवस्था में पकड़ रखा था। वह शक्ति इतनी मूल्यवान थी कि उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इस तरह की अनूठी क्षमताएं, जैसे कि ऐसे अनुष्ठानकर्ता जो खून की एक बूंद बहाए बिना पूरी इमारत को पनडुब्बी बना सकते थे, अधिकांश खजानों से भी दुर्लभ थी। वो हो जाएंगे। उसने उस शब्द की तलाश की। संपत्तियां, भले ही उसे मृतकों से अपनी सेना भरने का विचार कितना भी नापसंद हो, जिससे विकास के अंक हासिल करने के अलावा सब कुछ इतना अव्यवस्थित हो जाता है, लेकिन वह इसके फायदों से अनजान नहीं था। उन्हें मेरे पास लाओ। एक और आदेश भेजा गया। एक एक करके माइकल ने अपने मरे हुए सैनिकों को शवों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया। एक मरे हुए सैनिक ने बेजान लाशों को अपने चौड़े कंधों पर उठा लिया। 2 अन्य सैनिक नेता के अगल बगल खड़े होकर उसकी ऊपरी बाहों को मजबूती से पकड़े हुए थे। नेता का सिर एक तरफ लुढ़क गया, उसका मुंह गीली सांस के साथ खुल गया। वह अभी भी होश और जादू के धुंधलेपन के बीच फंसा हुआ था।
इससे माइकल को हंसी आई क्योंकि इससे उसे यह पुष्टि हो गई कि यदि वह मायावी मंत्र की सीमा के भीतर गहराई में था तो वह उसे फिर से पकड़ लेगा। दोबारा आजाद होने के लिए उसे थोर के प्रेम हथौड़े की एक और खुराक की जरूरत होगी। 6 स्वीकृतियां लहरों की तरह शांत और अटल होकर वापस लौटी और नीलामी घर के नीचे स्थित तहखाने में 5 मरे हुए लोग भाप से भरे कुंड और अभी भी स्पंदित हो रही अनुष्ठानिक व्यवस्था को पीछे छोड़कर चले गए। माइकल ने इंतजार किया। कुछ ही देर में 5 मरे हुए प्राणी उसके पास आ गए। 2 लोग बेजान लाशों को अनाज की बोरियों की तरह अपने कंधों पर लादे हुए थे, उनकी बाहें ढीली ढाली हिल रही थीं। एक अन्य व्यक्ति ने प्रत्येक बाह के नीचे एक एक शव पकड़ रखा था, उसके दस्ताने उसके वस्त्रों में धंसे हुए थे। अंतिम 2 लोगों के बीच में नेता था। वे उसके सामने एक सीधी कतार में आकर रुक गए। करीब से देखने पर माइकल को पता चल गया कि लबादा पहने हुए वह आदमी कितना कमजोर दिख रहा था। पीला और पसीने से तर दोनों क्षतिग्रस्त कंधों से धीरे धीरे खून रिस रहा था। इस पर माइकल ने भौहें चढ़ाईं। उसकी निगाहें तभी शांत हुई जब उसने देखा कि वह आदमी सब कुछ चाट कर पी गया। वह कोई स्पष्ट सबूत छोड़ने को लेकर चिंतित था। माइकल की निगाहें अभी उस आदमी पर टिकी हुई थीं। वह बेहोश था, बिल्कुल ड्यूक की बेटी की तरह, बिल्कुल उस डार्क एल्फ की तरह। जादू के प्रभाव से बाहर निकलते ही चेतना लुप्त हो गई, लेकिन उनके विपरीत उसका इसे शांति से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह आगे बढ़ा और कुछ पल के लिए उस आदमी के ढीले ढाले चेहरे को ध्यान से देखता रहा, विचार करता रहा। उसे शक था कि उसकी बात उस तक नहीं पहुंचेगी। इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए माइकल ने सबसे सरल तरीका चुना। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और उस आदमी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। आदमी का सिर एक तरफ घूम गया, लेकिन उसके होश में आने का कोई संकेत नहीं था। माइकल के होंठ एक पतली रेखा में दब गए। दोबारा, इस बार उंगलियों के जोड़ त्वचा से टकरा गए। गाल की हड्डी पर एक गहरा लाल निशान उभर आया। उस आदमी के गले से एक धीमी सी कराह निकली। माइकल की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठीं। आशाजनक, उसने हाथ बढ़ाकर अपने अंगूठे को जबड़े के नीचे के गड्ढे में इतनी जोर से दबाया कि उसे नब्ज की धड़कन पहले हल्की और फिर तेज महसूस हुई। दर्द, शरीर कभी भी दर्द को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करता। लबादा उड़े हुए व्यक्ति ने उबड़-खाबड़ सांस ली, उसकी आंखें फड़फड़ा रही थीं। माइकल इंतजार करता रहा, अंगूठा अभी भी नस पर दबा हुआ था। धीरे धीरे, जैसे कोई व्यक्ति गहरे पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो, नेता की आंखें खुली। धुंधली, लाल, लेकिन जागृत। एक पल के लिए उसके चोटिल चेहरे पर भय और भ्रम के भाव आपस में टकराए। फिर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और माइकल की आंखों में देखा। माइकल ने अपना सिर हल्के से झुकाया। शुभ संध्या, उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि आप आखिरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उस आदमी के होंठ खुले, लेकिन एक गीली सी आंख के अलावा कोई आवाज नहीं निकली। जादू करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, माइकल ने शांत भाव से कहा। तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, तुम्हारे चैनल शायद बाधित हो गए हैं, और अगर तुमने अपनी जीभ काटने या किसी सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मुझे पता चल जाएगा। आखिरी हिस्सा एक धोखा था। यह बात अचानक माइकल के मन में आए और उसने सोचा कि उसे यह कह देना चाहिए। इस मामले में उन्हें वास्तव में ज्यादा अनुभव नहीं था। उस व्यक्ति ने ऐंठन के साथ निगलने की कोशिश की। माइकल को एक पल के लिए घोर संतोष का अनुभव हुआ। माइकल मुड़ा और नेता को सीधा पकड़े हुए मरे हुए लोगों की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसे पकड़ो, उसने आदेश दिया। माइकल मुड़ा और नेता को सीधा पकड़े हुए मरे हुए लोगों की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसे पकड़ो, उसने आदेश दिया। 2 खाली हेलमेट एक साथ झुके, दस्ताने इतने कस गए कि आदमी के कंधों को और अधिक कुचले बिना उन्हें जकड़ सके। वह रुककर शवों की उस कतार पर नजर डालने लगा, जो सभी मृत्यु के कारण बेजान पड़े थे। यह अजीब बात थी कि अब उसे कितनी कम घृणा महसूस होती थी। शायद वह इस दृश्य का आदी हो गया था। और स्पार्टन की अनुपस्थिति का कारण क्या था? अनुष्ठानिक व्यवस्था के कारण स्पार्टन तहखाने में ही रह गया। माइकल जानता था कि कब वह तैयार होगा, जब वह इस दुष्ट से कुछ राज निकालने में कामयाब हो जाएगा, तब वह अंतिम आदेश देगा। तंत्र नष्ट हो जाएगा, जादू टूट जाएगा और प्रभावित सभी लोग जाग उठेंगे। लेकिन अब तक नहीं। माइकल और करीब आया और अपनी आवाज को लगभग आत्मीयतापूर्ण अंदाज में धीमा कर लिया। तुम्हें किसने भेजा? उस आदमी का गला ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखें इधर उधर झपक रही थीं, मानो वह बचने का कोई ऐसा रास्ता खोज रहा हो जो मौजूद ही न हो। माइकल ने आह भरी। मैं इंतजार कर सकता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मुझे इंतजार करना पड़ा तो आपके लिए स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। वह आदमी कांप उठा। उसके गले से एक दबी हुई सी आवाज निकली, आधी सिसकी, आधा शब्द। माइकल का हाथ लगभग कोमलता से उस आदमी के गाल पर पड़ा। फिर से कोशिश करो, उसने कहा। उसकी आवाज उसके आसपास की हवा से भी अधिक ठंडी थी। उस आदमी के फटे होंठ फिर से हिले और इस बार शब्द कर्कश और फटे पुराने ढंग से निकले। चोरी। माइकल की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठीं। उस आदमी ने घबराकर निगल लिया। उसके शरीर में एक कपकपी दौड़ गई। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। और हत्या। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। हत्या किसकी? लबादा पहने उस व्यक्ति ने केवल अपनी आंखें बंद कर ली, मानो बोलने के प्रयास ने उसकी आखिरी शक्ति भी छीन ली हो। माइकल चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी निगाहें उस आदमी के रक्तहीन हाथों, उसके कंधों पर फटे हुए कपड़े और उसकी छाती के सूक्ष्म उतार चढ़ाव पर टिकी रहीं। तुम्हें किसने काम पर रखा? उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। कुछ नहीं। उस आदमी का जबड़ा कमजोर तरीके से भींच गया, लेकिन उसके बाद कोई और आवाज नहीं निकली। माइकल ने नाक से लंबी सांस ली और बिना किसी चेतावनी के अपना अंगूठा उस आदमी के कंधे के उखड़े हुए जोड़ में घुसा दिया। शरीर ने उस अमानवीय प्राणी की पकड़ से छूटने की कोशिश की और एक दबी हुई कराह उसके मुंह से निकल गई। मुझे जवाब दें। फिर भी उस आदमी की आंखें बंद रहीं।
उसकी सांसें उथली हो गईं, हर सांस पिछली सांस से अधिक कठिन और कष्टदायक हो गई। इससे माइकल के चेहरे के भावों में कोई नरमी नहीं आई। वह और करीब झुक गया। बोलो, उसने फिर से मांग की। उसकी आवाज नर्म और ठंडी थी। उस आदमी की पलकें इतनी झपकी कि माइकल को उनमें पछतावे की झलक दिखाई दी। उसी क्षण उस व्यक्ति के मन में एक स्मृति कौंध गई, एक शांत और तनावपूर्ण बातचीत। एक आवाज कह रही थी कि मिलने वाला मुआवजा इसके लायक होगा। दूसरी आवाज कह रही थी कि यह बहुत जोखिम भरा है। और उस व्यक्ति के अपने संदेह, उसकी अपनी अनिच्छा। मुझे यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था, उसने सोचा। मुझे पता था कि यह बहुत खतरनाक है। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। उसकी सांस अटक गई। बहुत सी अनजानी बातें, जैसे कि वह खुद। और तब कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विनती नहीं। माइकल ने उसकी हत्या कर दी थी। उसे यह जानने के लिए और अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं थी कि यह व्यर्थ था। अंतिम शब्द एक उखड़ी हुई सांस के साथ भूल गया। उस आदमी का सिर आगे की ओर लुढ़क गया, ठुड्डी उसकी छाती से छू गई और फिर कभी ऊपर नहीं उठा। माइकल काफी देर तक चुपचाप देखता रहा। उस सन्नाटे में उसे निराशा का हल्का कड़वा स्वाद महसूस हुआ। इतने करीब, इतने सारे जवाब बस पहुंच से बाहर। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी अकड़ी हुई उंगलियों को हिलाया। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास बस यही बचा था, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने हाथ ऊपर उठाया और अपनी उंगलियों से खून पोंछकर उस आदमी के वस्त्र पर लगा दिया। फिर वह सीधा खड़ा हुआ। उसकी आवाज शांत और खोखली हो गई जब उसने शव को सीधा पकड़े हुए मरे हुओं को संबोधित किया। उसे लिटा दो। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और शव को धीरे से फर्श पर रख दिया। उसने सोचा, अगर तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम्हें किसने भेजा है, तो फिर तुम मेरी किसी और तरह से सेवा करोगे। बेशक अभी ऐसा नहीं था। माइकल को और भी काम करने थे। हाथ के इशारे से माइकल ने 6 शवों को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। उसके बाद उसने अपने आसपास मौजूद 5 मरे हुओं को भी पाताल लोक में वापस भेज दिया। इसके बाद माइकल ने नीचे तिजोरी में अभी भी टिकी हुई टेलीपैथी की पतली डोर के माध्यम से वापस संपर्क साधा और स्पार्टन की ठंडी स्थिर चेतना में समा गया। कवचधारी मरे हुए प्राणी ठीक उसी जगह खड़े थे जहां माइकल ने उन्हें छोड़ा था। बक्सों की पंक्तियों और पत्थर के फर्श पर अभी भी हल्की हल्की चमकती हुई अनुष्ठानिक रेखाओं के बीच वे गतिहीन अवस्था में थे। स्पार्टन, माइकल ने अपनी आवाज को एक शांत फुसफुसाहट में गूंजते हुए कहा, जो उस मरे हुए व्यक्ति के दिमाग में गूंज रही थी। इस घेरे को नष्ट करो। कोई संकोच नहीं था। स्पार्टन आगे बढ़ा। लोहे के बूटों की हल्की हल्की आवाज उसके कदमों के आगे बढ़ने पर सुनाई दी। उसने अपने दस्ताने पहने हुए पैर को उठाया और उसे जोर से पंक्ति के केंद्र में पटका। एक हल्की सी दरार हवा में फैल गई, फिर दूसरी। जटिल नक्काशीदार अक्षर प्रभाव से चकनाचूर हो गए, जिससे पूरी आकृति पर टेढ़ी मेढ़ी दरारें फैल गईं। माना बुझती हुई लौ की तरह सुलगने लगा। कुछ ही क्षणों बाद वह चमक पूरी तरह से गायब हो गई और केवल तहखाने का ठंडा अंधेरा ही रह गया। माइकल को ऐसा महसूस हुआ जैसे जादू का आखिरी असर भी अचानक से टूट गया हो, मानो कोई कसी हुई डोर एक साथ टूट गई हो। उसने धीरे से सांस ली। ये हो चुका है। उसने लिंक को छोड़ दिया और एक ही पल में स्पार्टन को पाताल लोक में भेज दिया। कवचधारी आकृति अंधेरे में विलीन हो गई। पीछे केवल खाली पत्थर और तांबे और जले हुए तेलों की धीमी दुर्गंध रह गई। एक पल के लिए माइकल को आश्चर्य हुआ कि क्या ये कारगर साबित हुआ। क्या ऊपर जमे हुए सभी लोग अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए थे, क्योंकि उसे यह आशंका थी कि कोई अन्य सुरक्षा उपाय या गुप्त अनुष्ठान अभी भी अदृश्य रूप से मौजूद हो सकता है। लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। वह मुड़ा और कुछ कदम दूर बेहोश पड़े 2 लोगों पर एक नजर डाली। ड्यूक की बेटी, जिसका चेहरा उसके बालों के बीच पीला पड़ गया था, और काली परी जैसी दिखने वाली महिला, जिसकी सांसें स्थिर लेकिन धीमी थीं। माइकल ने गहरी सांस ली और करीब आ गया। वह झुका और पहली महिला को सावधानीपूर्वक अपनी बाहों में उठा लिया, फिर दूसरी को अपने कंधे पर रख लिया। दोनों में से कोई भी नहीं हिली। जब उसे यकीन हो गया कि वे सुरक्षित हैं, तो वह सीधा खड़ा हुआ और चलने लगा। उसके बूटों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। माइकल ने अपने कदमों को संयमित और शांत रखने का पूरा ध्यान रखा। जादू का असर खत्म हो जाने के बावजूद भी वह खुद को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मान पा रहा था। जिन 2 महिलाओं को वह अपने कंधों पर उठाए हुए था, वे उसके कंधों पर बेजान सी लग रही थी। उनकी उथली सांसें ही इस बात का एकमात्र संकेत थी कि वे अभी भी जीवित हैं। कुछ ही देर में वह पार्किंग स्थल में पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह रुक गया। माइकल की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें उम्मीद थी कि लोग होश में आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बजाय, माइकल को वहां केवल लाशें ही मिली। उनमें से दर्जनों। वे सभी जहां खड़े थे वहीं बेजान पड़े थे। माइकल के होंठ सिकुड़कर एक पतली रेखा बन गए। उसने काले बौने को अपने कंधे पर थोड़ा सा खिसकाया और जानबूझकर सावधानी से आगे बढ़ा। उसके जूते पत्थरों पर सरसराते हुए चल रहे थे। इधर उधर से आती एक धीमी सी कराह ने उसे बताया कि कुछ लोग अभी भी जीवित हैं, नींद और जागने के बीच के धुंध में फंसे हुए। लेकिन सभी नहीं। वह हरे रंग के सुंदर वस्त्र पहने एक व्यक्ति के पास रुका, जिसका गाल जमीन पर सटा हुआ था। खून नहीं बह रहा था। कोई खुला घाव भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी छाती नहीं फूली। माइकल के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। उसने अपना सिर घुमाया और इस बार अधिक सावधानी से पार्किंग स्थल का जायजा लिया। और अब उसे यह बात समझ आ गई। सूक्ष्म अंतर। इनमें से कुछ लोग मात्र बेहोश थे, लेकिन कुछ लोग मर चुके थे। उन्हें तुरंत दूसरे राजकुमार की याद आ गई। अगर आप भ्रम में मरते हैं, तो आप सत्य में मरते हैं। माइकल की निगाहें एक बार फिर पूरे दृश्य पर भूमि और पत्थरों पर बिखरी हुई निर्जीव आकृतियों पर ठहर गईं। तो यही हुआ था। एक पल के लिए माइकल को एक विकृत संतुष्टि का एहसास हुआ कि उसने खुद को मुक्त करने का सही प्रयास किया था, दर्द के साथ अपने दिमाग को वास्तविकता में वापस लाते हुए। और इसी वजह से वह बच गया था। माइकल के होठों से एक धीमी सी सांस निकली। शांति से विश्राम करो, उसने धीरे से कहा, हालांकि इन शब्दों में कोई विशेष भावना नहीं थी।
उसने अपनी बाहों में मौजूद महिलाओं की ओर देखा। कम से कम ये दोनों तो जीवित थे। वह वाकई अद्भुत था। वह लोगों की कतारों से मुंह मोड़कर फिर से चलने लगा। नीलामी घर के ऊंचे दोहरे दरवाजों तक पहुंचने तक माइकल ने अपनी गति धीमी नहीं की। उसने महिलाओं पर अपनी पकड़ बदली, अपनी बाहों में एरियन का वजन और अपने कंधे पर बैठी काली परी को समायोजित करते हुए और अंदर कदम रखा। हॉल की हवा में मोमबत्ती के मोम और ठंडे पत्थर की हल्की सी गंध फैली हुई थी। माइकल ने प्रवेश गलियारे में मुश्किल से 3 कदम ही रखे थे कि उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी छाती पर एक हल्की सी हलचल। माइकल ने नीचे देखा, तभी ड्यूक की बेटी उसकी बाहों में कमजोरी से हिलने लगी। एरियन की पलकें फड़फड़ाईं। उसकी आंखें खुलने से पहले उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। उसके चेहरे की पीलापन के बावजूद उसकी आंखें साफ और सतर्क थीं। माइकल उस पल को देख सकता था जब उसके विचार वास्तविकता से मेल खाने लगे। सबसे पहले मान्यता, फिर उसे एहसास हुआ। उसकी निगाहें उसके कंधे पर लटके हुए काले बौने पर पड़ी, फिर वापस उसकी निगाहों से मिली, और अंत में घोर अपमान और आक्रोश की एक स्पष्ट झलक। क्यों? उसने कर्कश और कोमल आवाज में कहना शुरू किया, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके शांत लेकिन थोड़े लाल चेहरे को गौर से देखा। आप बेहोश थे, उन्होंने शांत स्वर में कहा। इसे मेरी तरफ से एक शिष्टाचार समझे। एरियन बहस करने ही वाली थी कि उसने खुद को रोक लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह उसके चेहरे पर कुछ ऐसा खोजने लगी जो उसे नहीं मिला। उसने कांपती हुई सांस छोड़ी और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। अपने पिता और भाइयों के अलावा ये पहली बार था जब वह किसी पुरुष के इतने करीब आई थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसने अभी भी उसे जाने नहीं दिया था। माइकल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एरियन के मन में क्या चल रहा था, क्योंकि उसने एक दूसरी हलचल महसूस की। इस बार उसके कंधे पर। माइकल ने अपना सिर थोड़ा घुमाकर उस काली परी महिला लायरा की ओर देखा। एरियन के विपरीत वह न तो हिली और न ही उसने अपना सिर उठाया, लेकिन उसकी सांस लेने का तरीका बदल गया था, स्थिर, सधी हुई और नियंत्रित। माइकल चुपचाप उसे देखता रहा और वह जानता था कि वह जितना दिखा रही थी उससे कहीं अधिक समय से जाग रही थी। वह अब भी दिखावा कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसका शरीर बेजान था। अजीब औरत, उसने सोचा। उसने उसे टोकने की जहमत भी नहीं उठाई। ऐसा नहीं था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में कोई खतरा थी, और उसके मन में कहीं न कहीं ये संदेह था कि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि कैसे व्यवहार करना है। आखिरकार एक दिन वह भी एक स्वतंत्र हत्यारा थी। अगले ही पल वह अपने मिशन में असफल हो गई, पकड़ी गई, गुलाम बना ली गई और एक अजनबी ने उसे खरीद लिया जो उसे सामान की तरह ढोता फिरता था। यहाँ तक कि अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए भी इसे पचाना शायद बहुत मुश्किल था। माइकल चौड़े हॉल में फिर से चलने लगा। उसके बूटों की आवाज ऊंची छतों से टकराकर गूंज रही थी। जब उसने देखा कि एरियन ने आखिरकार अपना सिर उठाकर अपने आसपास के वातावरण को देखा, तो उसे यह एहसास हुआ कि उनकी धीरे धीरे जागृति उसे कुछ महत्वपूर्ण बता रही है। दर्द के अलावा भ्रम से मुक्त होने वाला कोई भी व्यक्ति समय बीतने पर स्वाभाविक रूप से होश में आ जाएगा, और लायरा को देखकर ऐसा लगता था कि जो जितना मजबूत होता है उतनी ही जल्दी वह जाग जाता है। हालांकि केवल ताकत से कितना फर्क पड़ सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है। ये जानकर अच्छा लगा। उसने आखिरी बार अपनी पकड़ मजबूत की और अंदर के दरवाजों की ओर बढ़ गया। माइकल अभी भव्य प्रवेश कक्ष की दहलीज पर पहुंचा ही था कि एरियन ने धीरे धीरे एक गहरी सांस ली। मैं इसकी सराहना करूंगी, उसने सावधानीपूर्वक कहा। उसकी आवाज ठंडी और संयमित थी। अगर आप मुझे अभी नीचे उतार दें। माइकल रुक गया। उसने नीचे उसकी लाल हुई शक्ल पर नजर डाली। उसकी आंखें उसकी नजरों से मिलने के बजाय सामने वाली दीवार पर टिकी हुई थीं। एक पल के लिए वह बस वहीं खड़ा रहा। उसे देर से यह एहसास हुआ कि शायद किसी ड्यूक की बेटी को आटे की बोरी की तरह इधर उधर ले जाना सबसे गरिमापूर्ण व्यवस्था नहीं थी। उन्हें थोड़ी देर के लिए असहजता का एहसास हुआ, हालांकि सौभाग्य से उनका चेहरा तराशे हुए पत्थर की तरह भावहीन बना रहा। आह, उसने अंत में कहा। समझ गया। वह घुटने टेककर उसे धीरे धीरे नीचे उतारने लगा, जब तक कि उसके जूते पॉलिश किए हुए संगमरमर को न छू ले। एरियन ने बड़ी कुशलता से अपने कपड़े ठीक किए, जिससे ये प्रतीत होता था कि वह इस सब के बारे में ज्यादा सोचने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी निगाहें तेज हो चुकी थीं। क्या हुआ, सर माइक? मुझे याद है मैंने खुद को किसी अजीब सी जगह में देखा था। रुकिए, क्या वह भ्रम था? हम ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद सब कुछ धुंधला सा है। माइकल ने कुछ देर तक उसके चेहरे को गौर से देखा। जाहिर है ये राजकुमारी काफी ज्ञानी थी। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। संक्षेप में कहें तो उन्होंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, मैं सौभाग्यवश इस भ्रम को जल्दी पहचान पाया। मैं किसी तरह खुद को इससे बाहर निकालने में कामयाब रहा। बिना किसी रुकावट के उसने धीरे से कहा, यह बताते हुए कि उसने ऐसा अपनी पसली को लगभग उखाड़ कर किया था। और जैसे ही मैं मुक्त हुआ, मैंने परिसर की तलाशी शुरू कर दी। जादू के स्रोत का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। एरियन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। और अपराधी कौन है? माइकल ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में खेद था, लेकिन वह शांत थी। जब तक मैं उनके पास पहुंचा वे जा चुके थे। उन्होंने कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ा जिसका पीछा किया जा सके। तकनीकी रूप से ये सच था, हालांकि उन्होंने ये बताना भूल गए कि उन्होंने कोई निशान क्यों नहीं छोड़ा। उसने प्रवेश द्वार की ओर स्पष्ट रूप से इशारा किया। जहां तक आपके यहाँ होने की बात है, उसने आगे कहा, मैं आप दोनों को आपकी सुरक्षा के लिए बाहर लाया था। कहीं हॉल में कोई जादू या जाल न बचा हो। अब जब वह तंत्र नष्ट हो चुका है तो मैं आपको वापस ले जा रहा था। एरियन ने इसे धीरे धीरे समझा। झूठों के आपस में इतनी सफाई से मेल खाने के तरीके को देखकर माइकल को थोड़ी सी संतुष्टि महसूस हुई। दरअसल वह खुद से काफी प्रभावित था। एरियन ने एक शांत संयमित आह भरी। मैं समझ गई, उसने कुछ देर बाद कहा, हालांकि वह समझ गया था कि वह पहले से ही बात के लिए कुछ सवाल याद रख रही थी।
उसकी निगाहें उससे हटकर उस काले बौने पर टिक गईं जो अब भी एक मुंह बोझ की तरह उसके कंधे पर लटका हुआ था। और वह माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह चर्चा का विषय बन गई है, काली परी ने आखिरकार अपनी मुद्रा बदल दी। उसकी सांस लेने का तरीका बदल गया। अब वह किसी दिखावटी व्यक्ति की तरह बनावटी, लयबद्ध तरीके से सांस नहीं ले रही थी। धीरे धीरे लायरा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खुली, पीली, भावहीन चांदी जैसी, और माइकल पर टिक गईं। उसने शांत भाव से उसकी निगाहों में देखा। लायरा ने कुछ क्षण चुपचाप उसे देखा, मानो वह ये विचार कर रही हो कि क्या उसे अपना नाटक फिर से शुरू करना चाहिए। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने अपना वजन एक तरफ किया और धीमी, लगभग उदासीन आवाज में बोली, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। आप मुझे भी नीचे उतार सकते हैं। माइकल ने पलकें झपकाईं, फिर उसने मन ही मन आह भरी, अच्छा, इससे मुझे ये दिखावा करने की परेशानी से मुक्ति मिल गई कि मुझे पता ही नहीं था। बिना कुछ कहे उसने उसे नीचे उतार दिया और जैसे ही वह सहजता से अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसने उसे छोड़ दिया। एरियन के विपरीत लायरा ने अपने कपड़े ठीक करने या दूसरी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने शांत और संयमित भाव से एक बार अपना सिर झुकाया और फिर बिना कुछ कहे एक तरफ हट गई। माइकल ने फैसला किया कि यह काफी है। वह मुख्य हॉल की ओर वापस मुड़ ही रहा था, आगे बढ़ने और इन सब से छुटकारा पाने के लिए तैयार था, तभी एरियन की आवाज ने उसे रोक दिया। इंतजार। वह रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। एरियन थोड़ी बेचैन लग रही थी। मेरे पिता, उसने सावधानी से कहा, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ड्यूक एवरमून। एक स्मृति जागृत हुई। कमरा नंबर 15। उन्हें राजनीति या उपाधियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ड्यूक एवरमून से उनका बस थोड़ा बहुत परिचय था। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, हम पहले कमरा नंबर 15 की जांच करेंगे। एरियन को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसके बगल में खड़ी लायरा केवल चुपचाप देखती रही, उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। माइकल ने उसकी तरफ दोबारा नजर भी नहीं डाली। वह हॉल की ओर मुड़ा। ठंडे संगमरमर पर उसके बूटों की आवाज गूंज उठी और वह फिर से आगे बढ़ने लगा। अगर आज रात और भी ज्यादा अव्यवस्था को साफ करना बाकी था तो वह इसे जल्द से जल्द निपटाने का इरादा रखता था। उसका इरादा आवश्यकता से अधिक समय तक रुकने का नहीं था। उन्हें निजी स्वीट्स वाले गलियारे को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। कमरा नंबर 15 लगभग अंत में था। माइकल ने अपनी गति धीमी कर दी और एरियन को अपने बगल में आने दिया। उसकी सांसें थोड़ी अनियमित थीं, लेकिन उसके चेहरे पर संयम था। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया। प्रवेश करना। आवाज गहरी, गूंजदार और शांत थी। एरियन को अचानक हुई इस घटना से हल्की सी हैरानी हुई। उसने माइकल की ओर देखा, लेकिन वह चौंका नहीं। लायरा भी नहीं चौंकी, जिसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उन दोनों को ही अपने भीतर किसी की उपस्थिति का आभास हो चुका था। माइकल ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और इन सबके केंद्र में ड्यूक एवरमून खड़े थे। उनकी नजरें अपनी बेटी पर टिकी थीं और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके हाथों में एक छोटा, वार्निश किया हुआ डिब्बा था जिस पर नाजुक घुमावदार चिन्ह उकेरे गए थे। माइकल की नजर उस पर पड़ी और एक पल के लिए कुछ ज्यादा ही देर तक ठहर गई। उन्हें बिना पूछे ही पता था कि यह चमत्कारिक फल है, और उसी क्षण बस एक पल के लिए बूढ़े आदमी को लूटने का विचार मन में आया। माइकल ने अपनी नजरें हटा ली और उस विचार को वापस अंधेरे में धकेल दिया, जहां वह होना चाहिए था। ड्यूक पूरी तरह से उनकी ओर मुड़ा। उसकी पीली आंखें बारी बारी से उनमें से प्रत्येक को परखती रहीं और अंत में माइकल पर आकर टिक गईं। एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, लेकिन उस गंभीरता के साथ जो एक ऐसे व्यक्ति की होती है जिसे हल्के में धन्यवाद देने की आदत नहीं होती। मैं आपका आभारी हूं, सर माइक, उन्होंने शांत भाव से कहा। एरियन की भौहें तन गईं। उसकी निगाहें अपने पिता से माइकल की ओर घूम गईं। उन्हें कृतज्ञता से आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि इसकी सहजता और परिचितता से आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वे पहले भी बात कर चुके हों, शायद किसी समझौते पर भी पहुंच जाएं। उसके होंठ खुले। मन में एक सवाल उठा, लेकिन उसने उसे दबा लिया और उसकी आंखें सोच विचार में सिमट गईं। माइकल ने केवल अपना सिर फिर से झुकाया। उसके चेहरे पर विनम्र और संयमित भाव थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, महाराज। ड्यूक ने एक पल के लिए चुपचाप उसे देखा, फिर उसकी निगाह दरवाजे के पास खड़ी लायरा पर पड़ी, जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे उसने लायरा की उपस्थिति को बिना किसी आश्चर्य के महसूस किया हो। फिर उसने अपना ध्यान माइकल पर वापस केंद्रित कर दिया। क्या आप अपराधियों में से किसी को पकड़ने में कामयाब रहे? यही वह सवाल था जिसने आखिरकार एरियन को सच्चाई का एहसास दिलाया। वे भ्रम के भीतर मिले। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। माइकल की भूमिका के बारे में उसके पिता का दृढ़ विश्वास, और अगर वह वहां माइकल से मिला होता तो उसने कम से कम कुछ तो जरूर देखा होता जो कुछ घटित हुआ था। माइकल ने अपनी निगाहें ड्यूक पर टिकाए रखी। उसकी आवाज स्थिर थी। दुर्भाग्यवश नहीं, उन्होंने शांत भाव से कहा। जब तक मैं अनुष्ठान कक्ष पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अनुसरण करने लायक कुछ भी नहीं छोड़ा था। तकनीकी रूप से ये सच है, उसने खुद को फिर से याद दिलाया। ड्यूक के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन कुछ क्षणिक सा भाव जरूर आया। शाम ठीक वैसे ही गुजरी जैसा माइकल को आशंका थी। जादू टूटने के बाद लोग जागने लगे। जो मजबूत थे उन्हें पहले होश आ गया, जबकि कमजोरों को ज्यादा समय लगा। माइकल को उन लोगों में से कुछ से मिलने का मौका भी मिला जिनसे उसने मायाजाल में बात की थी। हालांकि उनमें से एक काफी मुश्किल स्थिति में था। ये काउंट ही था जिसने माइकल के साथ इस बात को लेकर समान चिंताएं साझा की थी कि उनके मानसिक रक्षा उपकरण काम क्यों नहीं कर पाए।
जाहिर तौर पर वह मायाजाल के भीतर एक जाल में फंसकर मर गया था। लेकिन चाहे ये जादू की खामी के कारण हो या फिर उसकी बनावट के कारण, उसकी मानसिक सुरक्षा प्रणाली तभी सक्रिय होती थी जब उस पर असलियत में हमला होता था। तो हाँ, उपकरण तो काम कर रहे थे, लेकिन वह जादू बहुत ही अनोखा था। जब माइकल को ये पता चला तो उसे एक बार फिर इस बात का शुक्रिया अदा हुआ कि उसने पेट पर चोट सहने का विकल्प चुना था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वह काउंट की तरह बेहोश होता और उसे किसी दुर्लभ उच्च स्तरीय वैद्य के लिए अत्यधिक शुल्क चुकाना पड़ता। कम से कम काउंट के पास परिवार और संपर्क तो थे। माइकल के पास केवल ताकत थी, और उस ताकत से जो भी संबंध बने थे और वे भी काफी अस्थिर थे। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपना जीवन सौंपने का विचार, भले ही वह शरीर उसका असली शरीर न हो, बेहद परेशान करने वाला था। नीलामी घर का तहखाना एकदम शांत था। माइकल अन्य 5 रईसों के साथ अनुष्ठानिक घेरे के टूटे फूटे अवशेषों के चारों ओर एक ढीले अर्धवृत्त में खड़ा था। नीलामी का प्रबंधक, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह कहीं और होना चाहता हो, कुछ कदम पीछे खड़ा होकर अपने हाथों को मल रहा था। ड्यूक एवरमून हमेशा की तरह शांत भाव से वहां मौजूद थे। वार्निश किया हुआ बक्सा अब उनकी एक बांह के नीचे दबा हुआ था। ड्यूक के बगल में दूसरा राजकुमार खड़ा था, जो देखने में अधेड़ उम्र का लग रहा था, लेकिन उसका हाव भाव सहज रूप से राजसी था। जैसा कि मैंने कहा, माइकल ने टूटे हुए प्रतीकों पर टकटकी लगाए हुए शांत स्वर में दोहराया, मैं इस जगह पर तब पहुंचा जब मैंने खुद को माया से मुक्त कर लिया था। उस समय तक अपराधी जा चुके थे। तंत्र अभी भी सक्रिय था, लेकिन आसपास किसी के होने का कोई आभास नहीं था। कुलीनों में से एक काले मखमली वस्त्र पहने एक लंबा पतले चेहरे वाला व्यक्ति बेचैन होकर हिलने लगा। और तुमने इसे खुद नष्ट किया? मैंने ऐसा किया, इसे वैसे ही छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। दूसरे राजकुमार की निगाहें ऊपर उठी और उन्होंने उसे गौर से देखा। उनकी गहरी काली निगाहों को पढ़ना असंभव था। क्या आपको यकीन है कि ऐसा करना सुरक्षित था? अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, माइकल ने धीमी आवाज में कहा, तो जो लोग अभी तक जागृत नहीं हुए थे वे सब फंसे रह जाते या अंततः मर जाते। उसके बाद हल्की खामोशी छा गई। ड्यूक एवरमून ने संयमित स्वर में कहा, सर माइक ने वह कर दिखाया जो हम में से अधिकांश लोग नहीं कर सकते थे। कभी कभी जोखिम उठाना आवश्यक होता है। सौभाग्य से परिणाम अच्छा रहा। माइकल ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। नीलामी प्रबंधक ने अंततः अपनी आवाज पाई। गला साफ करते हुए उसने चारों ओर तबाह हुए घेरे को देखा। तो ये पुष्टि हो गई कि हमलावरों ने कोई निशान नहीं छोड़ा? नहीं, माइकल ने कहा, और उसकी आवाज में थोड़ी सी दृढ़ता झलक रही थी। कुछ नहीं। वह रुका और फर्श पर खुदी हुई टूटी हुई रेखाओं का जायजा लेने लगा। वे रेखाएं जिन्होंने कुछ ही मिनट पहले लगभग उनकी जान ले ली थी। तहखाने की नम हवा की ठंडक से भरी खामोशी कुछ क्षणों तक और गहरी होती चली गई। फिर दूसरे राजकुमार ने मुड़कर देखा। उनकी निगाहें नीलामी प्रबंधक पर टिक गईं। तुम वहां? राजकुमार ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा। समझाओ कि तुम्हारे संस्थान में ऐसा कैसे हो सकता है? प्रबंधक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से झुककर हथेलियों को आपस में जोड़कर कहा, महामहिम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह जादू हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावी था। आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक। राजकुमार की भौहें थोड़ी सी उठी, मानो वह मुस्कुरा रहा हो। आप इस छत के नीचे एक थोड़े कमजोर राज्य के आधे हिस्से की संपत्ति की मेजबानी कर रहे हैं, और आपने यह अनुमान नहीं लगाया था कि कोई इसे हथियाने का प्रयास कर सकता है। प्रबंधक ने घबराकर सांस ली। उसके माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। महामहिम, यदि आप मुझे आगे की जांच करने के लिए समय दे तो। समय? राजकुमार ने विनम्रता से दोहराया। वह समय जब 1 दर्जन रईस लगभग मरते मरते बचे। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया था। माइकल ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसका उस आदमी को बचाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह एक पीड़ित ही था। ड्यूक एवरमून ने धीरे से अपना गला साफ किया, लेकिन दूसरे राजकुमार ने उनकी बात अनसुनी कर दी और लापरवाही भरे अंदाज में धमकी भरे लहजे में आगे बढ़ गया। राजकुमार ने आगे कहा, शायद शाही राहत कोष में उदार योगदान इस अप्रिय स्थिति को कम करने में मदद करेगा। शब्दों से कहीं अधिक उस बात ने वहां मौजूद सभी लोगों के लिए ये स्पष्ट कर दिया कि यह क्या था। यह अब कोई पूछताछ नहीं रह गई थी। यह दबाव बनाने का जरिया बन गया था। नीलामी प्रबंधक बेहोश होने से बचने की कोशिश कर रहे व्यक्ति की तरह लग रहे थे। जी हाँ महाराज, आप जो भी राशि उचित समझे। उद्धरण चिन्ह, मैं अपने सेवक से सारी जानकारी तैयार करवा लूंगा। राजकुमार ने विनम्रता दिखाने के लिए अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, हालांकि उनकी मुस्कान में कोई स्नेह नहीं था। एक रईस ने दबे स्वर में अपने दस्ताने में खांसा और अपनी मुस्कान छिपाने में नाकाम रहा। दूसरे ने नजरें फेर ली और हंसी रोकने के लिए अपने होंठ कसकर दबा लिए। ड्यूक एवरमून भी थोड़े चिड़े हुए दिखे, हालांकि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। माइकल चुपचाप इस बातचीत को देखता रहा, ये सोचते हुए कि आज रात की सारी अफरा तफरी के बावजूद कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। सत्ता तो सत्ता होती है, और कोई ना कोई उससे लाभ कमाने का तरीका हमेशा ढूंढ ही लेता है। लेकिन उसे यह पसंद आया। माइकल को बस यही उम्मीद थी कि उसे जो मिलेगा वह आज की स्थिति के लायक होगा। कुछ मिनट बाद माइकल ने मैनेजर द्वारा उसे सौंपे गए ब्रीफकेस को देखा। उस डिब्बे के अंदर व्यवस्थित पंक्तियों में उभरे हुए चर्मपत्र की आयताकार पर्चियां रखी हुई थी। मैनेजर की आवाज पतली और थोड़ी कांपती हुई निकली। 5000 सोने के नोट सर माइक, आपके निर्णायक हस्तक्षेप के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन मन ही मन उसे लगा जैसे कुछ अचानक रुक गया हो। 5000, एक सोने के कागज की कीमत 1000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। इसका मतलब था 5 लाख। काफी समय बाद उसे सचमुच आश्चर्य का एक हल्का सा एहसास हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से इसे अपने चेहरे पर जाहिर होने से रोका। यह एक बहुत बड़ी दौलत थी। उस शांत क्षण में उसके मन में एक छोटा नीरस विचार रेंगता हुआ आया, जिसे वह रोक नहीं सका। अगर यह मुझे 1 घंटा पहले मिल जाता तो वह ग्रेट टियर स्क्रॉल मेरा होता।
कमरे में एक पल के लिए समझदारी की लहर दौड़ गई। माइकल अच्छी तरह जानता था कि मैनेजर के हाथ क्यों कांप रहे थे। उसकी आवाज क्यों लड़खड़ा रही थी जब उसने पूछा, क्या आपको कुछ और चाहिए सर माइक? कोई अतिरिक्त मुआवजा या शायद कोई ऐसी चीज जिस पर आपकी नजर थी? कोई परेशानी नहीं होगी। उस शांत क्षण में माइकल के मन में एक छोटा नीरस विचार रेंगता हुआ आया जिसे वह रोक नहीं सका। अगर यह मुझे 1 घंटा पहले मिल जाता तो वह ग्रेट टीयर स्क्रॉल मेरा होता। कमरे में एक पल के लिए समझदारी की लहर दौड़ गई। माइकल अच्छी तरह जानता था कि मैनेजर के हाथ क्यों कांप रहे थे। उसकी आवाज क्यों लड़खड़ा रही थी जब उसने पूछा, क्या आपको कुछ और चाहिए सर माइक? कोई अतिरिक्त मुआवजा या शायद कोई ऐसी चीज जिस पर आपकी नजर थी? कोई परेशानी नहीं होगी। माइकल ने उस आदमी के पीले पड़े चेहरे का गौर से अध्ययन किया। वह अच्छी तरह जानता था कि प्रबंधक इतनी उदारता से पेशकश क्यों कर रहा था। उसे एहसास हो गया था कि आज रात माइकल के हस्तक्षेप ने न केवल रईसों और ग्राहकों को बचाया था, इसने उसकी जान बचा ली थी। यदि दूसरा राजकुमार उस भ्रम में मर जाता। माइकल की निगाहें बगल में घूमी और राजकुमार पर टिक गईं, जो उस समय ड्यूक एवरमून के साथ धीमी सौहार्दपूर्ण बातचीत में मग्न थे। यहाँ के अधिकांश लोगों के लिए अगली सुबह देखने के लिए जीवित रहना मुश्किल होता। न तो मैनेजर, न ही उसका स्टाफ और शायद उनके परिवार वाले भी नहीं। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके मन में कहीं ना कहीं एक हल्का सा कड़वा अफसोस जरूर था। इतना सारा पैसा और उसमें से एक भी पैसा समय पर नहीं आया जिससे आज रात की बोली उसके पक्ष में पलट सके। लेकिन साथ ही उन्होंने अपना सिर झुकाया। उनकी आवाज शांत थी। एक बात है, माइकल ने कहा। मैनेजर एकदम सख्त हो गया, मानो किसी ऐसी मांग का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हो जिसे वह पूरा नहीं कर सकता था। आपको जो भी चाहिए सर माइक। माइकल की निगाहें एक पल के लिए लायरा पर पड़ी, जो चुपचाप सिर झुकाए उसके पीछे खड़ी थी। फिर उसने मैनेजर की ओर देखा। क्या आपके पास स्वामी और सेवक के बीच हुए अनुबंध के कोई दस्तावेज बचे हैं? ये सवाल सुनकर मैनेजर थोड़ा चौंक गया। उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। मालिक और नौकर? जी हाँ, बिल्कुल। हम विशेष लेन देन के लिए इनका स्टॉक रखते हैं। आपको और चाहिए? हाँ, माइकल ने शांत भाव से उत्तर दिया। मैनेजर ने सिर झुकाया और दीवार के पास इंतजार कर रहे क्लर्कों में से एक को इशारा किया। युवती तुरंत सामान लेने के लिए दौड़ पड़ी। जब वे इंतजार कर रहे थे, माइकल के विचार कहीं और भटक गए। स्वामी और सेवक का ग्रंथ। अब उसने इसकी पुष्टि कर दी थी। वह अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल लायरा पर कर सकता है। भले ही वह बाद में उन ग्रंथों का उपयोग न करे, लेकिन उन्हें अपने पास रखना कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब यह था कि उसने अपने विकास को आगे बढ़ाने का एक और तरीका खोज लिया था। वह अकेले ही सोने के किसी भी योग से कहीं अधिक मूल्यवान था। कागज की हल्की सरसराहट ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। क्लर्क एक छोटा मखमली बक्सा लिए वापस लौटी। उसने उसे सावधानी से पास की मेज पर रखा और खोला, जिसमें चांदी की कुंडी से बंधे 3 लिपटे हुए पन्ने थे। 3 मालिक नौकर अनुबंध हैं सर माइक, प्रबंधक ने सावधानीपूर्वक कहा। यदि आपको और चाहिए तो मैं उन्हें मंगवा सकता हूँ। इससे चल जाएगा। माइकल आगे बढ़ा और पहला स्क्रॉल उठाया। तारांकन 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 तारांकन। कुछ मिनटों बाद आखिरकार सब कुछ सौभाग्य से सुलझ गया था। कुलीन लोग अपने अंगरक्षकों के साथ तितर बितर हो गए। यहाँ तक कि दूसरे राजकुमार ने भी अंततः अपनी शोषणकारी बातचीत से मुंह मोड़ लिया और औपचारिक विदाई दे दी। माइकल का इरादा जरूरत से ज्यादा देर तक वहां रुकने का नहीं था। वह ड्यूक एवरमून के साथ साथ उस चौड़े गलियारे से होते हुए पार्किंग स्थल की ओर चल रहा था। गाड़ी के अस्तबल में ड्यूक एवरमून रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा और उनकी निगाहें शांति से माइकल पर टिक गईं। एक बार फिर आपका धन्यवाद सर माइक। उनकी आवाज धीमी और संयमित थी। माइकल ने अपना सिर झुकाया, भाव विनम्र लेकिन तटस्थ था। मैंने केवल वही किया जो आवश्यक था, शायद, लेकिन केवल आवश्यकता ही लोगों को इतनी जल्दी प्रेरित नहीं करती। ड्यूक एवरमून ने दस्ताने पहने हुए हाथ से अपनी दूसरी बांह के नीचे दबी हुई वार्निश की हुई पेटी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। मेरी बेटी के मन में भी कुछ सवाल होंगे। माइकल ने अपनी दबी हुई आह भरी। जैसा आप कहें। ड्यूक ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर उन्हें कुछ याद आया। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, महामहिम द्वितीय राजकुमार ने मुझे एक संदेश पहुंचाने के लिए कहा है। माइकल का पेट तुरंत कस गया। उन्होंने कहा, जब आप खाली हो तो उन्हें आपसे मिलना अच्छा लगेगा। माइकल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे हल्का सिरदर्द महसूस होने लगा। पहले तो वह बहाने सोचने में लगा रहता था, लेकिन अब हालात अलग थे। उसने बहुत कुछ किया था, अपने पीछे बहुत सारे प्रभाव छोड़े थे। राज्य के राजनीतिक हलकों से पूरी तरह से बचना अधिक से अधिक आशावादी ही था। उसने धीरे से सांस ली और अपनी आंखें फिर से खोल ली। मैं समझ गया, उसने शांत भाव से कहा। ड्यूक एवरमून ने संतुष्ट होकर अपना सिर झुकाया। बूढ़ा आदमी मुंह मोड़ने ही वाला था, लेकिन फिर वह रुक गया। उसकी पीली आंखें सोच विचार करते हुए माइकल के चेहरे पर टिक गईं। जब आपको समय मिले, उन्होंने थोड़ा नर्म लहजे में कहा, आपको अवश्य आना चाहिए। जल्द ही, माइकल ने शांत स्वर में कहा। वैसे भी मुझे लेडी एरियन से कुछ मामलों पर चर्चा करनी है। इससे काफी अप्रत्याशित रूप से ड्यूक के चेहरे पर स्नेह और नरमी आ गई। उन्होंने सरल शब्दों में कहा, अच्छा, इससे वह प्रसन्न होंगी। माइकल सोच रहा था कि क्या उसे यह कहने का पहले से ही पछतावा हो रहा है। ड्यूक थोड़ा और करीब आए और अपने दस्ताने पहने हाथ को हल्के से गाड़ी के दरवाजे पर रखा। गाड़ी में चढ़ने से पहले उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। एक आखिरी बात उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जो गाड़ी आपको आज रात यहाँ लेकर आई है वह आपके लिए उपलब्ध रहेगी। मैंने निर्देश भेज दिए हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ वापस जाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। आपने जो कुछ किया है उसके बाद आपको किराए पर सवारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। माइकल ने पलकें झपकाईं। उन्होंने संयमित और विनम्रतापूर्वक एक बार सिर झुकाया।
धन्यवाद। ड्यूक एवरमून ने आखिरी पल तक उसे गौर से देखा और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में चढ़ गए। उसके पीछे दरवाजा एक शांत अंतिम विराम के साथ बंद हो गया। कुछ क्षण बाद एवरमून की चोटी सरकती हुई गुजरी गाड़ी के पहिए पत्थरों पर सरसराते हुए निकले और रात के अंधेरे में गायब हो गए। माइकल को जरूरत से थोड़ा ज्यादा देर तक ठंडी हवा में खड़े रहने का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि लंबी शाम का बोझ उसके कंधों पर है। जब वह अंततः मुड़ा तो लायरा चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही भावहीन शांति थी जो पूरी रात से थी। उसने एक बार धीरे और शांत स्वर में सांस छोड़ी। आओ, उसने धीरे से कहा, और नीलामी घर की ओर एक और नजर डाले बिना वे दोनों साथ साथ उस गाड़ी की ओर चल पड़े जो उनका इंतजार कर रही थी और उन्हें घर ले जाने वाली थी।